हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके, मे बी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब मुझे क्या पता आप किस समय देख रहे हैं। चलिए खैर, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ग्रेट। तो आज हम शुरू करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। सर एग्जाम में कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली 14 मार्क्स का आ रहा है, इतना ही आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 4 में बी पार्ट होता है और क्वेश्चन 6 में ए पार्ट होता है, और दोनों 7 मार्क्स ईच। ये पैटर्न यही चल रहा है जी, बिल्कुल एकदम फिक्स्ड है। तो उम्मीद करते हैं हमारे एग्जाम में भी यही आएगा। तो 14 मार्क्स, छोटी सी लॉ है और सिंपल भी है। मतलब यू कैन इजिली सिक्योर दीज 14 मार्क्स। थोड़ी सी मेहनत करनी है, सिलेबस कम है और मार्क्स की एलोकेशन ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। कम मेहनत में ज़्यादा नंबर हमें मिल सकते हैं। जय माता दी। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न उठता है कि सर ये क्या है, ये लॉ किस बारे में है, इसका ऐसा नाम क्यों है निगोशिएबल, फिर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है सर, एक्ट तो होता ही है और ईयर भी ठीक है। तो देखिए, निगोशिएबल का मतलब होता है बेटा ट्रांसफरेबल। ट्रांस यार सुबह सुबह, सो इट इज ट्रांसफरेबल, राइट। मतलब जिस चीज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम ट्रांसफर करेंगे तो उसका ओनरशिप भी ट्रांसफर होगा। तो अभी सपोज ये 500 का नोट है, इज इट ट्रांसफरेबल? यस, ये लीजिए। तो अभी अगर मैं ये आपको ऐसे दे दूं, अब वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो भाई साहब ट्रांसफर हो गया। इसकी ओनरशिप, इसका टाइटल आपका हो गया। और लेट मी टेल यू, दिस इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी ओनली। केवल देना ही तो है, हैंड ओवर करना है जी। निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, ओनरशिप। और देखिए, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है बच्चों डॉक्यूमेंट, जिसकी लीगल सैंक्टिटी है। मतलब कानूनी रूप से जिस डॉक्यूमेंट को मान्यता प्राप्त होती है वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, लीगली वैलिड है और डॉक्यूमेंट है। फिर देखते हैं भैया, लीगल वैलिड है, हाँ सर ये तो लीगल टेंडर है। डॉक्यूमेंट है, हाँ सर डॉक्यूमेंट भी है। ट्रांसफर हो सकता है, हाँ सर ट्रांसफर भी हो सकता है। तो क्या ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? हाँ जी है। लेकिन बच्चों, ये एज सच तो है, पर इस लॉ में कवर नहीं होता, क्योंकि इस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 लगता है। तो करेंसी नोट वैसे सारा कंडीशंस पूरी करता है, परंतु इसको स्पेसिफिकली इस लॉ से एक्सक्लूड किया है। तो आप पूछोगे सर इंक्लूड क्या है? बेटा तीन चीजें हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। तो मेनली ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके ऊपर ये कानून लगेगा। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये अपने अकाउंट्स में पड़े, बीआर, बीपी, बिल रिसीवेबल पेबल। चेक आप सबको देखा हुआ है, सबने यूज किया है, एटलीस्ट पता सबको है।
सर 1881 was the year जब ये लॉ हमारे देश में आया, मतलब बहुत पुराना है जी। ब्रिटिश रूल में दिस वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड द सैंक्टिटी, कानूनी मान्यता टू दीज इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप देखिए उस वक्त में गवर्नमेंट ऑफ, क्या कहें, इंडिया कहें या ब्रिटिश गवर्नमेंट कहें, उसको जो भी थी, उन्होंने इस लॉ को बनाया और इन इंस्ट्रूमेंट्स को लीगली सैंक्टिटी प्रोवाइड करी और उसमें ये रूल्स बनाए कि भैया इससे द्वारा पेमेंट्स हो सकती है। देखो बेटा, ये सब पेमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पेमेंट करेंसी में करना बड़ा मुश्किल है। अभी करेंसी को आप कैरी कर रहे हो, ठीक है, फिर रिस्क साथ में है। मोरोवर अगर फ्यूचर डेट का है तो कैसे होगा, तो ये सब चीजें इन्होंने बनाई। तो ये लॉ हमारे सिलेबस में हमारे इंस्टीट्यूट ने रखा है, बड़ा अच्छा है। प्रैक्टिकली बच्चों लाइफ में बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा इसका, लेकिन एक चेक से संबंधित प्रोविजन है सेक्शन 138, और वो ये कहता है कि अगर डिसऑनर ऑफ चेक है ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स, तो इन सच केस जो ड्रॉर है जिसने इशू किया है उसको ऑफेंस माना जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, 2 साल की जेल की सजा, डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक और बोथ। ये पनिशमेंट उन्होंने लिखा है। और बच्चों यकीन मानो, इस सेक्शन से जीवन में कभी ना कभी आपका वास्ता जरूर पड़ेगा, कभी ना कभी यूज होगा। कोई इस तरीके के केसेस हो सकते, बहुत केसेस हैं, और इस पे बड़ी जल्दी सुनवाई होती है। कोर्ट फटाफट जेल भेजता है, पैसे दो नहीं तो जेल जाओ। हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल तो एग्जाम्स के व्यू पॉइंट से पढ़ रहे हैं। तो चलिए, मैं समझता हूं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ आया। सर ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगली वैलिड हैं, और मनी का बेसिकली इसमें है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये ट्रांसफर हो सकते हैं, बहुत सी चीजें आप देखिए ट्रांसफर नहीं हो सकती। जैसे आपकी सीए की डिग्री आप मेहनत करके लोगे, उसके बाद अगर आप चाहो डिग्री ट्रांसफर कर दूं किसी को, कैसी बातें करते हो सर, नहीं हो सकती। जिसको करना है खुद करो भैया। तो ये जो है ना ट्रांसफरेबल है, वैल्यू पास हो सकती है। आइए एक एक करके चलेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी क्वेश्चन है बच्चों, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। बेटा एग्जाम में तो नहीं आएगा ये, मतलब बिल्कुल ही बेसिक थोड़ी पूछते हैं अपना इंस्टीट्यूट, फिर भी चलो पढ़ना तो पड़ेगा। सिर्फ 3 लाइनें लिखी हैं। पहली लाइन में हमने लिखा है कि भैया इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कैसे होगा मैं भी बताता हूं। दूसरी लाइन में हमने लिखा है कि बेटा अगर ट्रांसफर करोगे तो जो ट्रांसफरी है, मतलब जिसको दिया है इंस्ट्रूमेंट, मैंने चेक दिया आपको, मैंने बिल दिया आपको, प्रॉमिसरी नोट दिया, यू आर ट्रांसफरी, मैं ट्रांसफरर। ओके सर, अगर आपने मेरे से फॉर वैल्यू एंड फॉर कंसिडरेशन लिया है, तो आप जो हो वो हो होल्डर इन ड्यू कोर्स, और प्रॉपर्टी पास होगी। तीसरी बात हमने ये बताया बच्चों कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। 3 चीजें हैं इस पूरे लॉ में, 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। सेक्शन 4, 5, 6। आइए शुरू से शुरू करेंगे बेटा। तो ये 3 बातें, अगर कोई भी पूछे आपसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो आपको 3 बातें बतानी है। पहली बात कि सर ये एक इंस्ट्रूमेंट है, negotiable instrument is an instrument which is transferable, जो कि भैया ट्रांसफर हो सकता है। सर निगोशिएबल माने ट्रांसफरेबल, कुछ और नहीं है।
फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो मैं आपको दे सकता हूं, आप मेरे को दे सकते हो, बराबर है। सर कैसे ट्रांसफर होगा? दो तरीके इस पूरे लॉ में ट्रांसफर करने के, निगोशिएट करने के दो तरीके। एक है डिलीवरी, यानी जस्ट हैंड ओवर, जैसे ये लीजिए, तो ये डिलीवरी हो गई। अब देखो करेंसी नोट तो बेटा ऐसे ही ट्रांसफर होगा, बाय मेयर डिलीवरी, क्योंकि यह है बेयरर इंस्ट्रूमेंट। इसमें लिखा होता है, ये देखिए मैं पढ़ता हूं, ये कहते हैं आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 500 रुपीज। बेयरर मतलब जिसके पास है, अभी मेरे पास है तो मैं बेयरर हूं, मैं आपको दे दिया तो आप बेयरर हो गए, आपने अपने दोस्त को दे दिया वो बेयरर हो गया, दोस्त ने कुछ खरीद लिया किसी शॉपकीपर को दे दिया तो वो बेयरर हो गया। जिसके पास है, वो होती है ना हिंदी में कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो बेटा जिसके पास है उसका है, मालिक है वो। ओके सर, बाय मेयर डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब आप पूछोगे सर इंडोर्समेंट क्या होता है? इंडोर्समेंट का मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर हमको लिखना पड़ेगा कि अब इस इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट इस व्यक्ति को किया जाए, तो ये जो लिखा हुआ होता है दिस इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। तो अगर देखो बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तब तो सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर होगा, हैंड ओवर ओनली, और अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर पर पेबल है, ऑर्डर पर, तो ट्रांसफर होगा बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। डिलीवरी दोनों केस में कंपलसरी है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 46 कहता है बिना डिलीवरी के इंस्ट्रूमेंट पास नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी पास नहीं हो सकती। बच्चों, negotiable instrument is an instrument which is transferable from one person to another either by delivery or by endorsement and delivery। ठीक है, आप इसमें ये बात भी ऐड कर सकते हो कि मेयर डिलीवरी अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी ऑर्डर नहीं, बेयरर, अगर बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, बेयरर। और इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी कब चाहिए? अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज पेबल ऑन ऑर्डर ऑफ ए पर्सन, उसको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, उस पर नाम लिखा होता है, उसका पेमेंट उसी व्यक्ति को मिलेगा, किसी और पर्सन को भाई साहब उसका पेमेंट नहीं मिल सकता। ओके चलो एक लाइन याद हो गई, negotiable instrument is an instrument which is transferable from one person to another by mere delivery in case of bearer instrument and endorsement and delivery in case it is order instrument। सब अब दूसरी पर आते हैं, ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन। दूसरी में क्या है सर? दूसरी में बेटा ये बात है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, प्रॉपर्टी मतलब टाइटल, मालिकाना हक। सर दैट इज ट्रांसफरेबल, सर दैट इज पास्ड टू अ बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू। समझो, देखो बोनाफाइड का मतलब है कि जिसको इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में मिला, यानी कि अगर कोई गड़बड़ है, सर इंस्ट्रूमेंट में मान लीजिए मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट आया, वही बिल, प्रोमिसरी नोट या चेक, और किसी गलत तरीके से आया, दैट इज सपोज मैंने कोई गुड्स बेची जो कि इलीगल थी, किसी को सेल किया इलीगल गुड्स, उस पर्सन ने मेरे को एक प्रोमिसरी नोट दिया पेमेंट के लिए, प्रोमिसरी नोट, उसने प्रॉमिस किया दैट आई विल पे दिस मच अमाउंट टू यू, ये लिखकर मेरे को दिया, दैट इज प्रोमिसरी नोट।
अब देखो ये प्रॉमिसरी नोट बेटा एनफोर्सिएबल नहीं है, बिकॉज मैंने जो गुड्स सेल किए थे वो इलीगल थे, तो कल को अगर वो पेमेंट नहीं करे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब सपोज करो वो इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको इंडोर्स कर दिया, और ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूं इंडोर्स कर दिया तो डिलीवरी भी दे दी। नाउ यू आर ट्रांसफरिंग बोनाफाइड होना चाहिए, दैट इज गुड फेथ। आपको नहीं पता कि मैंने इलीगल गुड्स बेची थी, उसके बदले में मेरे को मिला। आपको ये लग रहा है ऑल इज वेल कि यार सर दे रहे हैं, सर भले इंसान है, तो इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, आप ये मान के ले रहे हो, तो इसका मतलब आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आपने गुड फेथ में लिया, मतलब आप बोनाफाइड हो। ओके, फॉर वैल्यू देना है बच्चों। What is for value? Say you sold some goods to me and in consideration I endorsed that instrument to you. तो फॉर वैल्यू हो गया, आपने गुड्स बेची थी उसके लिए मिला, लीगल है आपकी, आप ट्रांसफर ही हो बेटा, आपकी प्रॉपर्टी अच्छी होगी, आपका पूरा टाइटल होगा उसके ऊपर। तो देखिए ए ने इंस्ट्रूमेंट दिया बी को, और यहां पे इलीगल गुड्स थी, तो बी का टाइटल कैसा है? डिफेक्टिव है। सर बी अगर सूट फाइल करेगा कोर्ट में मेंटेन नहीं होगा। नाउ बी ने ये इंस्ट्रूमेंट दे दिया सी को, सी को इंस्ट्रूमेंट मिला है बेटा फॉर वैल्यू, और सी को इंस्ट्रूमेंट मिला है गुड फेथ में, तो सी का टाइटल कैसा है? सर गुड है। सी कैन एनफोर्स दिस इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट ए। अब ये कह रहा है मैंने तो इलीगल गुड्स के बदले में दिया होगा भाई, लेकिन सी क्या है? सर सी है होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो हमारा लॉ एक कॉन्सेप्ट कहता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, दो कंडीशंस हैं बेटा, पहली बोनाफाइड होना चाहिए, दूसरा फॉर वैल्यू होना चाहिए। तो इसका इफेक्ट क्या होगा बच्चों? इसका इफेक्ट ये होगा कि अगर देने वाले का टाइटल डिफेक्टिव है, ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है, तो भी ट्रांसफरी का टाइटल गुड होगा, ट्रांसफरी का पूरा हक होगा। तो वो जो रूल होता था नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, यानी ए पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट ही डजंट हैव, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था, ये उसका एक्सेप्शन है। सर ये तो कह रहा है इसका टाइटल नहीं अच्छा, स्टिल इसको अच्छा टाइटल मिल गया। ये सर इसमें बहुत ही खास बात है हमारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत। सर थर्ड पॉइंट है कि सेक्शन 13 कहता है कि 3 प्रकार के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 टाइप्स के हो सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और बच्चों चेक। सो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और बेटा एक ये हो गया, बस। चलिए तो लेट अस समराइज दिस। फर्स्ट लाइन, negotiable instrument is an instrument which is transferable from one person to another by mere delivery in case it is bearer instrument, and endorsement and delivery in case it is order instrument. दूसरी लाइन, ट्रांसफरी अगर बोनाफाइड है और उसको इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू मिला है, मतलब कंसिडरेशन के लिए मिला है, तो भले ही देखो ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव हो, ट्रांसफरी को एक अच्छा टाइटल मिलेगा। ओके, तीसरा पॉइंट, सेक्शन 13 of the negotiable instrument act says that there are 3 types of negotiable instruments: 1 promissory note, 2 bill of exchange, 3 check। बेटा इसका सेक्शन 4 है, इसका सेक्शन 5 है, इसका सेक्शन 6 है। तो मैंने नंबर 1 पे इसको बोला, नंबर 2 पे इसको बोला, नंबर 3 पे इसको बोला, ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट्स ओके, बट सेक्शन नंबर तो जिसका जो है वही रहेगा। चलिए तो ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। सर काफी सिंपल है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब ये क्या पूछेगा? पूछ भी सकता है जी। मान लो बड़े अच्छा मूड में है पेपर बनाने वाला, वो सोचते है अब की बार आसान पेपर देंगे, तो उसने पूछ लिया कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। पहली राइटिंग में होगा, सिर्फ हवाबाजी नहीं चलेगी, ओरल नहीं हो सकता ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल, प्रॉमिसरी नोट और चेक मस्ट बी इन राइटिंग। साइन होगा बेटा, जो बंदा बना रहा है, इशू कर रहा है, साइन करेगा। फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब कि ट्रांसफर कर सकते हो आप, कोई कंडीशंस नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप करो ट्रांसफर। होल्डर का जो टाइटल है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, तो ये मैं आपको अभी समझा रहा था, ऐसे होल्डर को कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे कोर्स में नहीं है, बट स्टिल एक दो जगह रेफरेंस आया है कि अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो उसका टाइटल डिफेक्ट फ्री है। सर कितनी बार ट्रांसफर कर सकते हैं आप बताओ बेटा, ये कितनी बार ट्रांसफर हो सकता है? क्या पता मेरे पास आया कितने लोगों से घूमकर आया, कोई लिमिट नहीं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। उसके बाद में अनकंडीशनल होगा। सर जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें किसी तरीके की कंडीशन हम अटैच नहीं करेंगे, कंडीशन नहीं होगी। प्रॉमिसरी नोट है, देखिए तो प्रॉमिस होगा, और अगर बिल है तो ऑर्डर होगा। बिल में ऑर्डर होता है बेटा, प्रॉमिसरी नोट में हम एक प्रॉमिस करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। टू पे मनी, मनी की बात करेंगे। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पार्टनरशिप डीड बनी, डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल है सर, बट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो, क्योंकि ना तो ऑर्डर है वो, ना प्रॉमिस है टू पे मनी, तो वो इस लॉ में कवर नहीं हो सकता। सर ये बेसिक डेफिनेशन है कि जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज इन राइटिंग, दैट इज साइंड, ये सब चीजें ठीक हैं बच्चों, बट मेन चीज क्या है क्या? तो सर जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, माने प्रॉमिस है या अनकंडीशनल ऑर्डर है टू पे मनी, पैसे देने, सिर्फ पैसे देने का ऑर्डर है, पैसे देने का प्रॉमिस है, तभी निगोशिएबल है। और मनी मतलब सिर्फ मनी। मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 500 रुपीज प्लस बेटा एक पेन दूंगा। अब देखो प्रॉमिस तो है, लेकिन क्या हुआ प्रॉब्लम मेरी कि मनी ओनली होना चाहिए, 500 रुपीज ओनली। हाँ $50 भी हो सकते थे, वो भी मनी है। 500 रुपीज प्लस इंटरेस्ट, वो भी सही है सर, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन पेन दूंगा, कैलकुलेटर दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, ना ना ना, ये फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। देयर शुड बी एन अनकंडीशनल प्रॉमिस और अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे मनी एंड मनी ओनली, नथिंग एल्स। ओके बच्चों, जो उसकी अमाउंट है वो सर्टेन होनी चाहिए, 500 रुपए, 5000 रुपए सर्टेन, $50 ये भी सर्टेन है, 500 रुपए प्लस इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट दिस रेट, तो ये भी सर्टेन है, दैट कैन इजीली बी कैलकुलेटेड। सर अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए, टाइम सर्टेन होना चाहिए, पे किसको दे रहा हूं वो सर्टेन होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, तो अगर देखिए डिलीवरी नहीं हो रही है तो फिर कोई इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू नहीं है। जब तक डिलीवरी नहीं होगी इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं होगा। देयर मस्ट बी डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सिर्फ ड्रॉ करने से, बनाने से नहीं बात बनेगी, इट मस्ट बी डिलीवर्ड। आई अब हम एक एक करके बच्चों डेफिनेशंस पढ़ेंगे ऑफ 3 इंस्ट्रूमेंट्स।
पहली डेफिनेशन है बेटा प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट को देखिए हिंदी में हम वचन पत्र कह सकते हैं। मैं हिंदी में लिखता हूं प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी मतलब वचन, पत्र, नोट। सर हिंदी ऐसे ही बताया मैं आपको। अभी सपोज करो मैं आपको लिख कर देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू बेटा आपका नाम अलग अलग हो सकता है, तो मैं लिख देता हूं मिस्टर एक्स। ऑन सर 1 फरवरी 2020, कुछ भी लिख लो 7, कुछ ज्यादा आगे नहीं हो गया, और कुछ भी डेट हो सकती है बच्चों। और मान लीजिए फिर मैंने अपने साइन कर दिए, तो देखो मेरा नाम तो ये अतुल अग्रवाल शॉर्ट में लिख दिया मैंने, जितना स्पेस था। देखो नाउ लुक, ऊपर जो कंडीशंस पड़ी थी, अरे डेट भी डाल दो, तो इस पे हमने बेटा आज की डेट भी डाल दी। ठीक है, नाउ लुक, जो व्यक्ति सर बना रहा है उसके साइन है, यस। राइटिंग में है, यस। डिलीवरी कर देंगे, दे देंगे, आप आइएगा ले लीजिएगा, डिलीवरी हो जाएगी। हो साइलेंट करना रह गया। तो देखिए आई प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, सर्टेन पर्सन को होना चाहिए, अमाउंट उसकी सर्टेन होनी चाहिए, सर्टेन डेट पर पेएबल होना चाहिए। तो ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉमिसरी नोट। सर डेफिनेशन बहुत आसान है, सेक्शन 4 है, और वो कहते हैं प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक, इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मीन्स प्रॉमिस। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है ये प्रॉमिस है कि नहीं है, आई प्रॉमिस टू पे, और कैसे लिखूं, अनकंडीशनल है बच्चों, कोई कंडीशन लगाई मैंने कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा अगर ऐसा हो, अगर वैसा हो, तो ऐसी तो मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई। सर मैं कोई कंडीशन नहीं लगा, कंडीशन लगाते इनवैलिड हो जाएगा जी। अनकंडीशनल, साइंड बाय द मेकर, मैंने बनाया, साइन किए, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक सर्टेन अमाउंट थी, ओनली टू अ सर्टेन पर्सन, आप थे ना सर, सर्टेन पर्सन, और टू द ऑर्डर ऑफ, मैं आपके ऑर्डर पे भी लिख सकता हूं कि आई विल पे दिस मच ऑन ऑर्डर ऑफ मिस्टर एक्स, और टू द बियरर, या फिर मैं लिख सकता हूं आई प्रॉमिस टू पे 50,000 टू बियरर। फिर सुनो, 3 तरीके से लिख सकता हूं। टू मिस्टर एक्स जो मैंने लिखा है, देखो इसको मैं 3 तरीके से लिख सकता हूं। आई प्रॉमिस टू पे 50,000 टू मिस्टर एक्स, टू ऑर्डर ऑफ मिस्टर एक्स, या बच्चों टू बियरर। ये दोनों ऑर्डर पर पेबल है, ये वाला बियरर इंस्ट्रूमेंट है। ओके सर, ये बेरर को पेबल हो गया, ये मिस्टर एक्स को पेबल है, तो इसका मतलब मिस्टर एक्स अगर किसी को इंडोर्स कर देंगे तो उसको पेबल हो जाएगा, तो ये भी ऑर्डर पर जो है वो माना जाएगा। ऑर्डर ऑफ मिस्टर एक्स, ये तो है ही ऑर्डर पर पेबल, मिस्टर एक्स जिसको कहेंगे उसको दिया जाएगा। फिर सुनो बेटा, दिस इज सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है, राइटिंग में होना चाहिए, containing an unconditional undertaking, undertaking means promise, unconditional मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाओगे, signed by the maker,
टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए, ओनली टू or to the order of a certain person, तो to certain person, to the order of certain person or to the bearer of the instrument, ये सेक्शन 4 है। लेकिन बच्चों एक बात समझो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 वो कहता है भारत में बेयरर प्रोमिसरी नोट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक इशू कर सकता है। नो पर्सन अदर देन रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू प्रोमिसरी नोट पेबल टू बेयरर। हिंदी में बेयरर प्रोमिसरी नोट कैन बी इशूड ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नो वन एल्स। सो दैट मीन्स कि ये वाला नहीं चलेगा, सिर्फ निगोशिएबल एक्ट परमिट कर रहा है लेकिन रिजर्व बैंक परमिट नहीं कर रहा है। तो ये लिखा हुआ है सर, 1881 की लॉ अमेंड नहीं की गई, ये आज भी लिखा हुआ है, परंतु आप ये समझिए कि बेयरर प्रोमिसरी नोट इशू करना पाप है, अलाउड नहीं है। अभी एग्जाम में पूछने लग जाए बेयरर प्रोमिसरी नोट, तो आप ये वाला पैरा लिखोगे और कहोगे राम 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 राम। ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 का वायलेशन है। सच काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट इज इनवैलिड। मोरओवर पनिशमेंट अलग है रिजर्व बैंक एक्ट में। अरे बेटा ये इस तरीके का है ना बेयरर प्रोमिसरी नोट, आप बताओ कौन इशू कर सकता है, मैं और आप या कोई और? बेटा कोई नहीं कर सकता, जो करेगा बंद हो जाएगा। ये तो फर्जी नोट छापोगे क्या? ओके, सो डेफिनेशन क्या है सर? प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है, containing unconditional undertaking signed by the maker to pay certain sum of money to only to a certain person or his order or to the bearer of the instrument. However, bearer promissory note cannot be issued keeping in view section 31 subsection 2 of Reserve Bank of India Act, as in India only central government and Reserve Bank are empowered to issue bearer promissory notes. बात खत्म? यस सर। सर दो पार्टी है, मैं भी लिखा ना, आई प्रोमिस टू पे, से यू, आई प्रोमिस टू पे यू ए सम ऑफ दिस मच। तो मैं कौन हूं? मेकर। जो बना रहा है वो मेकर बच्चों, वो डेटर है, उसने पैसे देने हैं, साइन करेगा, ही मस्ट साइन। और जिसको देने हैं, से आई इशूड ए प्रोमिसरी नोट इन योर फेवर, सो यू आर पे। पे इज द पर्सन टू होम अमाउंट इज पेएबल। तो आप पे ही हो गए, आपके साइन जरूरी नहीं है, मेरे जरूरी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स राइटिंग में होना चाहिए सर, वही वाली है, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। क्या होना चाहिए? प्रॉमिस होना चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे, तो वो वैलिड प्रोमिसरी नोट है। अभी देखो प्रॉमिस होना चाहिए, मतलब एक क्लियर कट अंडरटेकिंग कि मैं दूंगा पैसे। प्रॉमिस अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें कंडीशंस अटैच्ड नहीं करोगे। साइन होना चाहिए, मनी ओनली, कोई और चीज आई प्रॉमिस टू गिव यू दिस थिंग दैट थिंग, नो, मनी ओनली। और वो भी सर्टेन सम होनी चाहिए। और बच्चों बेयरर प्रोमिसरी नोट भारत में इशू नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन देखेंगे तो रामा एग्जीक्यूट से प्रोमिसरी नोट आई प्रॉमिस टू पे, ठीक लिख रहा है ये। सम ऑफ 10,000, ये भी अच्छा लिखा। आफ्टर 3 months, ये भी बहुत बढ़िया है। कह रहा बताओ क्या होगा बेटा इस प्रोमिसरी नोट में? देखो हम ये मान रहे साइन है, आपको साइन नहीं है, मान लो, है ना, ये मत सोचो। बट आप देखो यहाँ पे जो पे है, पे मीन्स द पर्सन टू होम पेमेंट विल बी मेड। ओके, तो इस वाले बिल में आप देखो ना, जो पे है वो मिसिंग है। अब पे नहीं लिखा तो बेरर हो गया एक प्रकार से, जिसका उसका है। और बेरर प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी इशूड। तो अभी मैं क्या लिखूंगा सर? आंसर में मैं सेक्शन 4 लिखूंगा कि प्रोमिसरी नोट
is instrument in writing containing unconditional undertaking signed by the maker to pay certain sum of money to or to the order of a certain person or to the bearer. फिर मैं सेक्शन 31(2) लिखूंगा रिजर्व बैंक और बोलूंगा कि भैया भारत में बेरर प्रॉमिसरी नोट इशू नहीं हो सकता। फिर मैं लिखूंगा कि भैया इस क्वेश्चन में ना आपका पे ही मिसिंग है, राम ने एग्जीक्यूट किया दैट्स करेक्ट बट किसके फेवर में, दैट इज मिसिंग, सो दिस मेक्स द इंस्ट्रूमेंट बियरर एंड दैट इज नॉट परमिटेड, सो दिस इज एन इनवैलिड इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट इज इलीगल एज पर आरबीआई एक्ट, कैन नॉट बी लीगली एनफोर्स्ड। आंसर पढ़ लोगे कि यस सर। नेक्स्ट सर, फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ये नवंबर 2020 में पूछा इन्होंने, बहुत बढ़िया। सी एंटर, या ये बताया नहीं मैं आपको सर, पहले ये वाला लॉ सी इंटरमीडिएट में था, फिर जब 2024 से सिलेबस चेंज हुई है तो तब से ये अपना इधर आ गया फाउंडेशन में। कुछ पार्ट कट कर दिया उन्होंने, हटा दिया, पूरा लॉ नहीं है कोर्स में बट काफी सारा है। सर कह रहे हैं क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? I promise to pay D's son 10,000 for value received। यहां तक तो सही लग रहा है मेरे को। देखो साइन तो होता ही है, ये मत लिख के आना एग्जाम में कि साइन नहीं है, अरे साइन तो होता ही है, वो कहे नहीं करें साइन तो मानना कि नहीं करें। आई प्रॉमिस टू पे D's son, देखो प्रॉमिस है, यस, अनकंडीशनल है, राइटिंग में तो है ही, अमाउंट भी सर्टेन है, साइन होगा ही होगा, बट ये नहीं पता लग रहा है बच्चों पेई कौन है। पेई भी तो सर्टेन है, D's son। सर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, लेकिन आगे देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं डी के 2 बेटे, तो अभी अनसर्टेन हो गया कौन सा वाला। और सर पेई मस्ट बी सर्टेन, अभी पढ़ा था कंडीशंस में हमने, तो ये इनवैलिड है। सर आई प्रॉमिस टू पे 5,000 ऑन डिमांड एट माई कन्वीनियंस, मैं 5,000 रुपए दूंगा, कब दूंगा? जब मांगोगे, ऑन डिमांड। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम टाइम ना स्पेसिफाई करें बल्कि हम ये लिख दें कि डिमांड पर पेबल है, बिल्कुल वैलिड है जी। लेकिन बच्चों इनने आगे लिखा एट माई कन्वीनियंस, मतलब मैं अपनी मर्जी से दूंगा। अरे तो ये तो प्रॉमिस ही हिल गया इसका। सर मैं वादा करता हूं कि मैं आपको 500 रुपए दूंगा एट माई कन्वीनियंस, और मेरी कन्वीनियंस कभी होगी नहीं, मैं पैसे दूंगा नहीं। तो ये वादा नहीं कर रहा है, ये पागल बना रहा है, इनवैलिड है। सर ये प्रॉमिस ही नहीं है, एट माई कन्वीनियंस का क्या मतलब होता है? सो ये इनवैलिड बिकॉज उसके 2 बेटे हैं, तो पे सर्टेन नहीं है। ये वाला इनवैलिड क्योंकि इसका प्रॉमिस अनकंडीशनल नहीं है, ये प्रॉमिस कंडीशनल है। तीसरा, पेबल टू बेरर प्रॉमिसरी नोट कौन इशू कर सकता है? तो मेरा आंसर इज सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 सेक्शन 31 सब सेक्शन 2। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा सेक्शन लिखिए। सर इसमें मैं सेक्शन 4 कोट करूंगा, प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन का रेफरेंस दूंगा और डेफिनेशन लिखूंगा, फिर बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम है, दोनों इनवैलिड है। इसमें मैं रिजर्व बैंक का रेफरेंस दूंगा। तो बच्चों प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4, और देखो पूरी डेफिनेशन इन्होंने लिखी पहले, फिर कह रहे हैं वैलिड नहीं है क्योंकि 2 बेटे, पता नहीं कौन से वाले की बात कर रहे हो तुम। सर उसमें कह रहे हैं ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि ये अनकंडीशनल नहीं है और पे भी नहीं है, ओहो पे भी मिसिंग था और अनकंडीशनल भी नहीं था। फिर इसमें 31 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं। क्लोज बिल ऑफ एक्सचेंज पर आए। यस सर। नाउ व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? सर सेम डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है, बट क्या है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग की जगह दिस इज अनकंडीशनल ऑर्डर। देखो बिल कैसे लिखते हैं, मैं पहले बिल लिख के बताता आपको, तो फिर बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बिल ऑफ एक्सचेंज, या थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, चलो आई होप विजिबल है।
यस सर, शाबाश बच्चों। तो देखिए, जो व्यक्ति बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो नॉर्मली देखिए सेल परचेस के ट्रांजैक्शन में होता है। तो एक सेलर है, उसका नाम है एस, एक बायर है, उसका नाम है बायर बी, और इसने 50,000 रुपए की गुड्स इसको बेची और 2 मंथ्स क्रेडिट है, 2 महीने का उधार है। तो अब देखिए जो बिल है वो लिखा जाएगा सेलर द्वारा, बायर के ऊपर लिखेगा। तो इसने लिखा टू मिस्टर बी, ये लिख रहा है, बी के ऊपर लिख रहा है, मतलब बी को एड्रेस कर रहा है। फिर इसको बोलता है कि प्लीज पे ₹50,000 टू लेट अस से मिस्टर सी। फिर इसने कहा 2 मंथ्स आफ्टर डेट, और बच्चों जो डेट ऑफ सेल है वो लिख दी, और एस ने अपने साइन कर दिए, ये बन गया बिल। देखिए प्रोमिसरी नोट अगर इसी सिचुएशन में लिखोगे तो बी लिखेगा, आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू एस और हिज ऑर्डर 2 मंथ्स आफ्टर डेट, और डेट डाल देंगे। लेकिन जब बिल बनेगा तो बिल ऑर्डर के रूप में बनेगा। सर यहां पर देखिए एस ने लिखा, एस ये भी कह सकता है प्लीज पे 50,000 टू मी, वो भी वैलिड है। टू किसी और का नाम भी लिख सकता है। ओके, तो देखो इस व्यक्ति को क्या कहते हैं, ड्रॉर। इसको जिसको पेमेंट मिलेगा पेई। क्या ड्रॉर और पेई सेम पर्सन हो सकता है? यस। और इसको कहते हैं बच्चों ड्रॉई। सर ड्रॉई अलग होना चाहिए। ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, यस सर, containing an unconditional order, प्रॉमिस की जगह, अंडरटेकिंग की जगह ऑर्डर। अब आप कहोगे सर आप प्लीज लिख रहे हो, ऑर्डर नहीं है। बेटा प्लीज डू दिस का मतलब होता है मैं पोलाइटली बात कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं मैं गिड़गिड़ा रहा हूं। गिड़गिड़ाना क्या होता है, आपने स्कूल का एप्लीकेशन लिखा था कभी लीव का, टू द रिस्पेक्टेड मैम, फिर लिखते थे विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से, हिंदी में पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं आई बेग टू से मतलब मैं गिड़गिड़ाना चाहता हूं कि मेरे को ये रीजन है, सो काइंडली ग्रांट मी लीव, काइंडली। फिर लिखते थे आई शेल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। फिर लिखते थे योर्स ओबीडियंटली। अरे बेटा कितना गिड़गिड़ाओगे, अरे छुट्टी मांग रहे हो या क्या कर रहे हो? You should have written कि this is to inform you that I will not be available for these 2 or 3 days. So kindly declare the holiday. चलो ये मजाक था, ऐसा बच्चों को मत सिखा देना। इधर देखो सर, पोलाइट लैंग्वेज है पर ऑर्डर है। हाँ अभी आगे ऐड कर दो आई शेल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, तो फिर गिड़गिड़ हो गई, फिर तो रिक्वेस्ट हो गई। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। ओके सुनो, तो इट इज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, यस, कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर। ऑर्डर है अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशन नहीं लगाओगे, साइन करोगे, यस साइन के बिना तो क्या है, साइंड बाय द मेकर। अब हमने लिखा डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन। सर हमने इसको डायरेक्ट किया, इसको डायरेक्शंस दिए, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे, पैसे देने का और कुछ नहीं, सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, सिर्फ मनी, टू ए सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और टू द बेयरर, ऑर्डर पे या उसको या बेयरर को। सर इस पे रिजर्व बैंक मत लगाओ। तो बेटा ये हो गया मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज।
तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to the order of या to a certain person or to the bearer. ठीक है, 3 पार्टियां बेटा. ड्रॉर जो बना रहा है, मेकर जो है ड्रॉई. सर जिसको डायरेक्शंस दिए जाते हैं उसको ड्रॉई कहते हैं. He is the person on whom bill is drawn. On acceptance वो एक्सेप्टर बन जाता है. सर एक्सेप्टेंस यहाँ नहीं लिखा, देखिए अब बी ने इस पे लिखा एक्सेप्टेड और फिर बी ने अपने साइन कर दिए, तो ये बच्चों एक्सेप्टेंस हो गई. बी की लाइबिलिटी तो उसके बाद ही आएगी. तो जो ड्रॉई है एक्सेप्टेंस वही देगा और बाद में देगा, और व्हेन ही एक्सेप्ट्स ही बिकम्स एक्सेप्टर और लाइबल होगा. हिज लाइबिलिटी इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल. और पे बच्चों द पर्सन नेम टू whom और टू whose ऑर्डर इट इज पेएबल. तो जिसको पैसा मिलना है या जिसके ऑर्डर पर मिलना है उसको पे ही कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए. सर इट मस्ट बी इन राइटिंग. यस. ऑर्डर टू पे होना चाहिए. ऑर्डर कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल. ड्रॉर मस्ट साइन. अमाउंट मस्ट बी सर्टेन. और बच्चों मनी ओनली, वो भी डेफिनेट, निश्चित अमाउंट होनी चाहिए. डिफ्रेंशिएट बिटवीन बिल एंड प्रोमिसरी नोट. तो ये पार्ट अगर आप बुरा ना मानो तो बेटा मैं आपके लिए छोड़ दूं. बिल और प्रोमिसरी नोट दोनों बता दिए, तो अब आप डिफरेंस पढ़ लीजिएगा. ओके. अगली डेफिनेशन है चेक की. सो शुड बी कंटिन्यू और इन द नेक्स्ट क्लास. चलो इसको बच्चों नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं हम लोग. तब तक आप इतना अच्छे से तैयार करो, रिवाइज करो. इस पूरे में देखो आपको जितना आज पढ़ाया मैंने, इसमें आपको कितना याद करना है ये नहीं पूछेगा. 3 पॉइंट्स हैं, याद हो गए होंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी है, रटने की जरूरत नहीं है. प्रोमिसरी नोट याद कर लेना, ये वाला पार्ट. ठीक है, ये वाला पार्ट. पार्टीज अपने आप हो जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप हो जाएंगी. क्वेश्चन रीडिंग कर लीजिएगा. बिल ऑफ एक्सचेंज ये पार्ट याद करिएगा. ठीक है. डेफिनेशंस दोनों याद करनी है. सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 आरबीआई याद करना है आपको, और कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप हो जाएंगी. क्वेश्चंस पढ़ ही लोगे. ये डिफरेंस देख लीजिएगा, पॉइंट्स आप लिख पाओगे एग्जाम में. इट्स ओके. ज्यादा याद करने का नहीं है, थोड़ा ही है. थोड़ा सा कम सिलेबस है इसका और एग्जाम में वेटेज अच्छी है, तो प्लीज बहुत ध्यान से करिएगा. चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी. ऑल द बेस्ट. टाटा बाय बाय.